Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Umair Ahmad Khan, your English language instructor. और आज जो हम पढ़ेंगे वो है डैफोडिल्स, जो हमने 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से लिया है। यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। विलियम वर्ड्स कौन है और इसने ये जो पोइम लिखी है ये इसने क्यों लिखी है और ये किस तरीके से इसने ये इसकी कंपोजिशन की है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा हुए और इनकी जो डेथ है 1850 में हुई। ये नेचर पोइट है, रोमांटिक पोइट है और इसकी जो डेथ है वो लंग्स की एक डिजीज़ है जिसको प्लूरिसी कहते हैं, कैंसर की वजह से हुई। और इसके वालिद साहब का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है और इसकी जो वालदा का नाम है, उसकी वालदा का क्या नाम है, एन कॉक्सन। इसकी सिस्टर का नाम डॉर्थी वर्ड्सवर्थ है। ये भी एक शायरा थी और इन्होंने भी इसके साथ विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर काफ़ी काम किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ये मशहूर है कि उसने नेचर को प्रीच किया है। नेचर को प्रीच करने का क्या मतलब है कि जी उसने नेचर की वर्शिप की है। इसी अंदाज से इसने एक ये जो पोइम लिखी है इसको देखते हैं। बड़ी बेहतरीन पोइम है और इसको मशहूर ज़माना पोइम भी कहते हैं। डैफोडिल्स हर एक छोटे बच्चे को अपनी जो ये पोइम है अपने ज़माने की वो यादगार नज़म कहलाती है। ओके, आई वंडर्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि जी आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड द फ्लोट्स that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन और उसके बाद मैं इसका एनालिसिस करूंगा और उसके बाद इसकी मैं आपको राइमिंग स्कीम बताऊंगा। इस स्टैंजा में शायर कहता है कि जी ही वॉज वंडरिंग लोनली एज अ क्लाउड, वो बिल्कुल तन्हा एक बादल की तरह घूम रहा था, रोम कर रहा था। कहाँ पर? दैट फ्लोट्स, जो तैर रहा है, जो क्या कर रहा है, जो फ्लोट कर रहा है, ऑन हाई ओवर माउंटेन्स एंड valleys. Okay, the phrase refers to him being roaming around without any purpose. ये phrase क्या बताती है कि the poet is roaming, the poet is wandering without any purpose. Okay. He suddenly sees a crowd, a host of golden daffodils. वो अचानक से देखता है कि जी host golden daffodils, ये crowd और host किसको रेफर कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल को बता रहे हैं, ये मेंबर्स को बता रहे हैं, ये पीपल को बात कर रही है, लोगों की बात हो रही है। और यहाँ पर शायर ये जब ये क्राउड को या होस्ट को जब ये पर्सोनिफाई करता है तो यहाँ पर ये क्या यूज़ कर रहा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज़ आर एट्रीब्यूटेड टू एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स, या किसी और चीज़ को जब दे दी जाए तो हम क्या कहते हैं, ये पर्सोनिफिकेशन है, ये पर्सोनिफिकेशन। द पोएट कॉल्स डैफोडिल्स गोल्डन रादर देन येलो। जो पोएट है वो डैफोडिल्स को क्या कहता है, ये गोल्डन डैफोडिल्स हैं रादर देन येलो। येलो नहीं है, ये गोल्डन डैफोडिल्स हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस, क्यों कहता है? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर मैजेस्टी, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर मैजेस्टी एंड ब्यूटी। जब पोइट कहता है कि जी ये गोल्डन डैफोडिल्स हैं, वो क्या करता है, ये इसको अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं और उन जो फ्लावर्स की मैजेस्टी है उनको और उनकी जो ब्यूटी है उनको बताने के लिए वो क्या करता है, वो कहता है कि जी ये इस यहाँ पर जो शायर है वो क्या इस्तेमाल करता है, हाइपरबले। हाइपरबले किसको कहते हैं जी? हाइपरबले हम कहते हैं जी एग्जैजरेशन को। एग्जैजरेशन क्या है जी? एग्जैजरेशन का मतलब ये है कि जब बात को बढ़ा चढ़ा कर हम बताते हैं। तो वो येलो डैफोडिल्स को क्या कह रहा है कि जी ये जो डैफोडिल्स हैं ये क्या है, गोल्डन डैफोडिल्स हैं। द पोइट सीज लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड द लेक। इट्स ट्रू, वो पोइट जो है वो क्या देखता है जी, लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स देखता है। कहाँ पर? एक नदी के किनारे। एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ओके, beneath the trees the daffodils seem to be fluttering and dances in the breeze. वो जो ठंडी हवा है वो daffodils वहाँ पर क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। Again the poet personifies the daffodils by showing
them as flapping and dancing like humans in the breeze। यहाँ पर फिर शायर जो है personification इस्तेमाल करता है। personification का क्या मतलब है कि शायर यहाँ पर जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है वो नॉन लिविंग थिंग्स को या किसी और क्रिएचर को वो दे देता है। तो यहाँ पर ये शायर अगेन से क्या इस्तेमाल करें, personification इस्तेमाल करें। इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी, और राइमिंग स्कीम क्या होता है जी, राइमिंग स्कीम ये होता है कि जब लास्ट आपके जो वर्ड्स हैं वो उसकी जो साउंड है, अगर दो लाइंस की एक जैसी सिमिलर साउंड होती है तो हम कहते हैं कि जी ये क्या है, ए साउंड है। फॉर एग्जांपल मैं इस स्टैंजा की आपको फर्स्ट स्टैंजा की जो एनालिसिस करके बता दूं राइमिंग स्कीम का, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब इसमें आखिर में साउंड क्या है, लाउड, लाउड। तो अब अगर यही साउंड जैसे थर्ड लाइन में लाउड क्राउड, अब ये पहली वाली लाइन आपकी क्या है, ए, और जो बी जो सेकंड वाली लाइन है ओवर वेल्स एंड हिल्स, ये क्या है, क्लाउड और हिल्स दोनों डिफरेंट है। पहले वाली आपकी ए और सेकंड वाली आपकी बी। थर्ड वाली जो लाइन है व्हेन ऑल एट वंस आई सो अ क्राउड, अब ये क्लाउड और क्राउड ये दोनों साउंड सिमिलर हैं, तो आपका ये क्या होगा, ये आपका होगा बी, ये होगा ए, सॉरी ये होगा आपका ए। और जो सेकंड वाली लाइन थी उसमें बी हमने बताया। अभी हिल्स और डैफोडिल्स ये क्या है जी, दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो ये आपकी जो राइमिंग स्कीम इन दो लाइंस की होगी वो क्या होगी, बी होगी। उसके बाद है जी बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज ब्रीज। अब यहाँ पर आपने देखा है कि जी यहाँ पर इन दो वर्ड्स की जो इन दोनों की राइमिंग स्कीम है वो क्या है, इस पूरे स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम होगी वो क्या होगी, ए बी सी सी, ए बी सी, ये आपकी राइमिंग स्कीम है। इसी तरीके से बाकी स्टैंजा की भी हम राइमिंग स्कीम देखेंगे। अभी दूसरा स्टैंजा देखते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन, और ये भी मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, और उसके अलावा जो है ना पैराफ्रेजिंग क्या होती है, और एक्सप्लेनेशन में क्या फ़र्क है। देखें, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि जी आपने कहा कि जी दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स व्हिच इज़ रिटन बाय द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज़ अ रोमांटिक पोएट। आपने ये कह दिया कि जी ये लाइंस है ये हमने कहाँ से ली हैं जी, विलियम वर्ड्स की जो पोएम है डैफोडिल्स हमने वहाँ से ली हैं। और ये लिखी किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, डैफोडिल्स पोएम का नाम है। अब इसके बाद जो है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जी जो लाइनें दी गई हैं इनसे पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। आपने और इन जो गिवन लाइंस हैं इनको आपने अपनी ज़ुबान में एक्सप्लेन कर दिया है, ये पैराफ्रेजिंग है। और इन लाइनों की ये पैराफ्रेजिंग है कि जी पैराफ्रेज कहते ही क्या है कि जी राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स, राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स इज पैराफ्रेजिंग। और इसके अलावा जो है री राइटिंग को भी पैराफ्रेजिंग कहते हैं। एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है कि जी आपने टू द पॉइंट रहकर जो लाइन गिवन दी हुई हैं आपने उनकी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करनी है, और साथ साथ में आपने जो है ना उसका कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन है। अब आपको ये समझ आ गई कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, पैराफ्रेजिंग क्या होती है, और एक्सप्लेनेशन क्या होती है। सेकंड सेंटेंस देखें, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 eyes saw at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. अब ये सेकंड स्टैंजा में किसकी बात करते हैं वो हम देखते हैं। सेकंड स्टैंजा में किसकी बात, सेकंड स्टैंजा begins with the comparison between daffodils along the lake and stars in the Milky Way। क्या है जी, देखें वो कहता है जी एक्सप्लेनेशन है इसकी क्या है, वो कहता है जी द सेकंड स्टैंजा बिगिंस विद द कंपैरिजन बिटवीन द डैफोडिल्स अलोंग द लेक, डैफोडिल्स अलोंग द लेक एंड स्टार्स इन द मिल्की वे। वो डैफोडिल्स जो कि लेक के साथ हैं और वो मिल्की वे जो कि स्टार्स के साथ है। ओके, द बे इन दिस स्टैंजा रेफर्स टू द लेक, ये जो बे है ये क्या बताता है, इट रेफर्स टू द lake. According to the poet, the daffodils which covered the shore of the lake seemed to be unending like the stars in the sky. ये जो daffodils हैं लेक साइड पर ये बिल्कुल स्टार्स की तरह अनएंडिंग है। ये अनएंडिंग है क्योंकि स्टार्स आर आप जो है ना अगर अपनी नज़र दौड़ाना शुरू करें तो आप आसमान पर अपने ये जो ये सितारे हैं ये गिन नहीं सकते। तो शायर भी ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो लेक साइड पर जो डैफोडिल्स हैं ये अनएंडिंग है, ये अनएंडिंग है, ये अनकाउंटेबल हैं, और इसकी जो ब्यूटी है दैट इज इनफाइनाइट। आगे देखते हैं जी क्या है जी। ओके,
The phrase 10,000, the phrase they were also twinkling, the phrase 10,000 I saw at a glance is a hyperbole. That means the poet saw a large number of daffodils which he could not count. अब यहाँ पर 10,000 at a glance इसका क्या मतलब है? यहाँ पर शायर क्या इस्तेमाल कर रहा है? इस स्टैंजा में भी अगेन हाइपरबोले इस्तेमाल कर रहा है। हाइपरबोले किसको कहते हैं? एग्जैजुरेशन को कहते हैं। जब भी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना हो तो आप क्या करते हैं? एग्जैजुरेशन इस्तेमाल करते हैं। उस एग्जैजुरेशन को इंग्लिश लिटरेचर की ज़ुबान में क्या करते हैं? क्या कहते हैं? हाइपरबोले। हाइपरबोले, HYPERBOLE, हाइपरबोले। हाइपरबोले कहते हैं एग्जैजुरेशन को। यहाँ पर वो कहता है 10,000 आई सो एट अ ग्लांस, एक नज़र में मैंने कितने डैफोडिल्स देखे? 10,000 एक ही नज़र में मैंने देखे। अब एक नज़र में वो 10,000 उसने देखे या नहीं देखे, ये है एग्जैजुरेशन, ये है एग्जैजुरेशन। और वो कहता है कि ये डैफोडिल्स अनकाउंटेबल हैं, ये काउंट नहीं कर सकते। ओके, द वर्ड हेड इन दिस स्टैंजा रेफर्स टू द टॉप फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पर ये जो हेड है ये क्या करता है? किसी भी प्लांट का टॉप फ्लावर को यहाँ पर ये उसकी तरफ इशारा किया गया है। आगे देखते हैं जी इस स्टैंजा में और क्या बताया गया है। द फ्रेज स्प्राइटली डांस मीन्स लाइवली एंड जुबिलियंट डांस। यहाँ पर स्प्राइटली डांस का मतलब ये है कि खुशरू और इसके अलावा जो है ना बेहतरीन और ज़िंदा और जागता और जगमगाता हुआ डांस। बिल्कुल जो है ना एक मतलब नज़र को पसंद आने वाला डांस। ओके, द डैफोडिल्स वर दस moving their heads in a rhythm which looked quite amazing and seemed to the poet as they were dancing. जो डैफोडिल्स हैं वो इन फैक्ट में वो क्या जी, वो काम और पीस की हालत में थी, लेकिन पोइट के लिए वो क्या था जी? पोइट के लिए वो डांसिंग, पोइट के लिए वो किस तरीके क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। इस स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो लाइन है शाइन और फिर लाइन, ये पहली लाइन है शाइन, उसके बाद सेकंड लाइन है वे ए बी और लाइन फिर ए और उसके बाद ग्लांस, आपके पास फिर क्या होगा? सी और फिर उसके बाद डांस। ए बी सी। इस स्टैंजा की भी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होगी? ए बी सी। ये आपका राइमिंग स्कीम होगा सेकंड स्टैंजा का भी। अभी तक हमें इन दो स्टैंजा से यही पता चल रहा है कि ये जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ए बी और सी। अगर हम इसका लाइंस वाइज एनालिसिस करें, अगर आप इस पोएम का पूरी का एनालिसिस करना चाहें तो आप क्या करेंगे कि जी दिस पोएम हैज़ 4 स्टैंजास एंड ईच स्टैंजा इज डिवाइडेड इनटू 6 लाइन विच इज कॉल्ड सेस्टेट। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है, द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी। आप इस तरीके से इसका एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे एनालिसिस का इस लेवल पर पूछेगा नहीं। 9th क्लास का आपका लेवल है और 9th क्लास की ये पोएम है। और हाँ, अगर ये कहीं और आई है तो वहाँ पर उसका आप एनालिसिस इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be the gay. In such a jocund company I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Okay, what a lovely stanza it is. In this stanza, the poet brings in the wave waving in the lake. The poet brings the waves waving in the lake. There were waves which seemed to be dancing in the lake. वहाँ पर waves थी जो waves were dancing in the lake. But the joyful dance of the daffodils was far better than theirs. वो जो waves है उनके डांस से कई गुना ज़्यादा जो डांस है वो बेहतर था कि इनका डैफोडिल्स का। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्सवर्थ है इनको डैफोडिल्स से ज़्यादा मोहब्बत थी। दो जो वेव्स हैं, जो वाटर है, दैट इज़ ऑल्सो द पावर ऑफ नेचर, बट द पोइट ही लाइक्स green beauty, he likes green or he likes these daffodils more than the waves dancing in the lake. Okay,
For Wordsworth, the joyful company was the ultimate source of pleasure and extreme happiness. ये जो Wordsworth है इसके लिए extreme happiness थी ये daffodils का dance करना है. Okay, the speaker कौन है? Daffodils kept looking on the daffodils and their dance. However, he could not fully appreciate the scenery before him. Wealth could not fully appreciate the scenery. Wealth here means happiness. Wealth का यहाँ पर क्या मतलब है? Happiness. Nature means nature and beauty was the ultimate wealth, and because it was in abundance. ये दोनों क्या थी? Abundance में थी, इस वजह से ये क्या हुआ जी? ये wealth का बायस हुआ. लास्ट स्टैंजा आपका क्या है जी? ये आपका लास्ट स्टैंजा क्या है वो देखते हैं जी. ओके. For often, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. मैंने थर्ड स्टैंजा की जगह प्रॉबेबली मैंने वो जो है ना सेकंड स्टैंजा का एनालिसिस किया और पढ़ा भी वही है. तो आपने इसकी जगह क्या है वो थर्ड स्टैंजा आपने पढ़ लेना. थर्ड स्टैंजा क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. Okay, in such jocund company I gaze. ये मैंने यही पढ़ा था. ठीक. For often when my couch I lie. ओके ये मेरा ख्याल है ये भी मैंने पढ़ लिया. इसका एनालिसिस करते हैं. फोर्थ स्टैंजा आपको कहता क्या है, इसमें क्या बताया हुआ है वो देख लेते हैं. The poet says while sitting on his couch and in vacant or in pensive mood, when he is sorrowful, the memories of those daffodils flash upon his inward eye, his romantic vision. Their memory then becomes the source of joy in his solitude. His heart is then filled with pleasure and dances with the daffodils. Thus, the memory of the daffodils becomes his companion, his solitude, and taking away all his sorrows and boredom, making his spirit dance with them. इस स्टैंजा में शायर क्या कहता है? इस स्टैंजा में वर्ड्सवर्थ कहता है कि जब मैं तन्हाई में सॉलिट्यूड में हूँ और मैं अपने बेड पर रिलैक्स कर रहा हूँ, तो ये जो मेमोरीज़ हैं जो मैंने अपने गोल्डन टाइम में, ये जब मैंने अपने अच्छे वक्त में जब मैं खुश था, जो कलेक्ट की हैं, ये मुझे तन्हा नहीं रहने देती. ये मेरा साथी बन जाती हैं, ये मेरे दोस्त बन जाते हैं. ये आपका स्टैंजा था. ये आपका पूरा जो है ना डैफोडिल्स की एक्सप्लेनेशन थी और इसका थीम आपको किताब में दिया हुआ है. इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं. हाउ डू यू कंपेयर डैफोडिल्स विद द स्टार्स? आप कैसे कंपेयर करेंगे डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ? मैं आपके लिए कंपेयर कर देता हूँ. द पोएट डिस्क्राइब्स कंपैरिजन अबाउट द डैफोडिल्स दैट the row of daffodils look like the endless row of shining stars in the Milky Way. Stars are shining on the sky, and the poet imagines that the daffodils are just like twinkling stars. Okay, how does the poet feel in the company of daffodils? Poet feels very happy in the company of daffodils. वो इसको कहता है जोकन company, extreme happiness है जी. He went on looking at those daffodils and did not think what wealth of joy and peace that scene had brought to him. वो सोच नहीं सकता कि किस किस्म का उसको जो खुशी है, किस किस्म का पीस है जो उसको इन daffodils ने पहुंचाया है. What do the daffodils represent in the poem? Daffodils represent the nature and its impact on the human beings. What wealth do memories of the scene give to the poet? Poet thinks that the wealth of joy and peace that scene had brought to him gives wealth to the poet. आगे कुछ और important question है. List the words that heighten the sound effect in the poet. Whales है, hills है, trees हैं, breeze है, cloud है, crowd है, jocund company है. ये तमाम वो words हैं जो कि इस poem का जो साउंड इफेक्ट है वो इसको बढ़ा देते हैं. ओके ये आपके पास ये पोइम थी. इसका हमने आपके सामने एनालिसिस किया और इसके साथ ही मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताया और इसके साथ ही मैंने आपको जो है इसका राइमिंग स्कीम बताया, इसकी एक्सप्लेनेशन बताई.
ये आपका था जी विलियम वर्ड्स की पोएम जो डैफोडिल्स है। और इस पोएम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस किए, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच को भी हमने देखा, और जो राइमिंग वर्ड्स थे उनको भी हमने देखा। इसके अलावा डैफोडिल से अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। और इसी के जो नोट्स हैं इंशाल्लाह वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर को हम जो है ना, इस पूरी किताब को हम इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म करके जो ग्रामर का पोर्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।